हेलो बच्चों, आज हम देख रहे हैं पाठ 5 शब्द रचना समास। ठीक है ना। इस पाठ में आज हम किसके बारे में जानेंगे? शब्द रचना के बारे में जानेंगे, समास के बारे में जानेंगे। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। घुड़सवार ने हवन सामग्री खरीदी और दोपहर तक राजमहल पहुंच गया। यहाँ पर क्या बताया गया? देखिए, चित्र दिखाई दे रहा है। ये राजमहल बना हुआ है और ये घोड़े में बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसको हम घुड़सवार कहेंगे। उसने क्या किया है? उसने हवन सामग्री खरीदी है और दोपहर होते होते, क्योंकि सूर्य चमकता हुआ दिख रहा है ना, तो दोपहर तक वो क्या किया? राजमहल पहुंच गया। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है, ऊपर दिए गए वाक्यों में घुड़सवार, हवन सामग्री, दोपहर तथा राजमहल शब्द समूहों को संक्षिप्त करके बनाए गए हैं। जैसे घोड़े पर सवार, घुड़सवार; हवन के लिए सामग्री, हवन सामग्री; दोपहरों का समूह, दोपहर; राजा का महल, राजमहल। शब्दों को संक्षिप्त करने की इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास विधि से बनाए गए शब्द सामाजिक शब्द अथवा समस्त पद कहलाते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो शब्द यहाँ पर लाल रंग से छपे हुए आपको दिख रहे हैं, घुड़सवार, हवन सामग्री, दोपहर, राजमहल, ये सारी चीजें शब्दों के समूह से बनी है ना। जैसे हम 3 शब्द 4 शब्द ना बोलकर एक शब्द में उसका उत्तर देते हैं, या एक शब्द में उसको लिख देते हैं, या एक शब्द में उसको बता देते हैं, वह क्या कहलाता है? वह समास शब्द कहलाता है। यानी शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। और ये कैसे शब्द है? समास शब्द है। ठीक है ना। इनको संक्षिप्त किया गया है। जैसे हवन के लिए सामग्री, इतना कहने की जगह क्या कह दिया गया यहाँ? हवन सामग्री, है ना। राजा का महल, राजमहल। घोड़े पर सवार, इतना ना कहकर क्या बताया गया यहाँ पर? घुड़सवार। वही चीज यहाँ पर बताई गई है। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। सामाजिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। अब देखिए, इनको हमने जोड़ा तो ये समास हो गए। ठीक है, संक्षिप्त शब्द बन गए। अब अगर हम इनको अलग कर देते हैं तो ये क्या हो जाएंगे? ये पद हो जाएंगे समस्त पद। ठीक है ना। तो रातों रात, रात ही रात में, विग्रह करने पर क्या होगा? रात ही रात में। फिर यश प्राप्ति, यश को प्राप्त। वही चीज जैसे यहाँ पर मान लीजिए घुड़सवार को अगर विग्रह करने की बात कही गई है तो घोड़े पर सवार। दोपहर को विग्रह करने की बात कही जाएगी तो दोपहरों का समूह। अब उसी को अगर समस्त पद में लिखा जाएगा तो घुड़सवार, दोपहर। ठीक है। इस तरीके से इनको विग्रह किया जाता है और इनके समूह बनाए जाते हैं। अब आगे यहाँ पर क्या बताया गया है? अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की विधि समास कहलाती है। यानी अनेक शब्द, यानी कई शब्द यहाँ पर बताए गए हैं ना, इनको इकट्ठे करके लिखना समास कहलाता है। यहाँ पर समास के भेद दिए गए हैं। तो समास के भेद में क्या बताया गया है कि समास के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। ये समास हो गया और इसके भेद हो गए कौन कौन से? तत्पुरुष, है ना। फिर उसके बाद बहुब्रीहि, अव्ययी भाव और द्वंद्व। ये 4 समास के भेद बताए गए हैं यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या बताया गया है? जिस सामाजिक शब्द या समस्त पद का पहला पद अव्यय हो तथा समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी पहला पद कैसा होना चाहिए? पहला पद अव्यय होना चाहिए और फिर वो क्या करेगा? क्रिया विशेषण का काम करेगा। ठीक है ना। वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करेगा। वह कौन सा समास कहलाएगा? अव्ययी भाव समास। अब आगे यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है विग्रह और समस्त पद। यानी अगर विग्रह करते हैं इसका तो इस तरीके से आएगा, और इसका अगर हम समस्त पद में लिखेंगे इस तरीके से। नियम के अनुसार, नियमानुसार,
रात ही रात में, रातों रात। तो इस तरीके से वही चीज़ यहाँ पर भी है, विग्रह करने पर और समस्त पद लिखने पर इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। यहाँ पर अव्ययी भाव को विशेष देख लेते हैं। तो अव्ययी भाव समास होने के बाद उसका रूप कभी नहीं बदलता, समस्त पद अव्यय बन जाता है। ठीक। और दूसरी चीज़ क्या बताई गई है, इनके सभी विभक्ति चिन्ह भी नहीं लगते हैं। सॉरी, इसके साथ विभक्ति चिन्ह भी नहीं लगते हैं। यहाँ पर क्या है, विभक्ति चिन्ह भी इनके साथ नहीं लगाए जाते हैं। आगे आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या बताया गया है, जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच में परसर्ग हट जाते हैं, वे तत्पुरुष समास कहलाते हैं। इस समास के कारकों की विभक्तियों के नाम के अनुसार 6 भेद हैं। इसमें क्या है कि कारकों की जो विभक्तियां हैं उसके अनुसार इसको कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले कर्म तत्पुरुष, कर्म की विभक्ति को होती है, ठीक है ना। कर्म की विभक्ति कौन सी होती है, को का लोप, यानी कर्म की विभक्ति का लोप कर दिया जाता है को विभक्ति का। देखिए यहाँ पर जितने विग्रह सब में को लगा है और यहाँ पर इनका लोप हो गया है। दूसरा होता है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष में क्या होता है, करण कारक की विभक्ति से द्वारा का लोप, यानी से शब्द होगा या द्वारा शब्द होगा उसका लोप कर दिया जाएगा। लोप अर्थात उसे गायब कर देना, हटा देना, ठीक है, उसको कहेंगे करण तत्पुरुष। अगर को विभक्ति है तो कर्म तत्पुरुष, से या द्वारा विभक्ति है तो करण तत्पुरुष। उसके आगे आता है संप्रदान। संप्रदान में क्या होता है, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप, यानी इसमें कौन सी विभक्ति प्रयोग की जाती है, के लिए। अगर हम विग्रह करेंगे तो के लिए और समस्त पद में उसको के लिए को हटा दिया जाएगा, बाकी सारी चीजें वैसी ही रहेंगी। ये भी यहाँ पर ऊपर संप्रदान विभक्ति के ही संप्रदान तत्पुरुष के ही उदाहरण है। फिर उसके बाद आता है अपादान। अपादान में कौन सी विभक्ति प्रयोग की जाती है, से, तो इसमें से का लोप कर दिया जाता है। संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष में का, के, की 3 विभक्ति आती है और इन 3 विभक्तियों का लोप कर दिया जाता है और बनाया जाता है कौन सा पद, समस्त। उसके बाद आता है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में कौन सी विभक्ति प्रयोग की जाती है, में, पर, ठीक है ना, ये 2 विभक्तियां। तो इनका लोप करके जो शब्द बनाए गए वो समस्त पद कौन सी विभक्ति के अंतर्गत आते हैं, अधिकरण के अंतर्गत। फिर यहाँ पर हम देख लेते हैं, थोड़ा सा बताया गया है क्या, तत्पुरुष समास के उपभेद। अब तत्पुरुष समास के उपभेद भी होते हैं, तो उपभेद कितने होते हैं, 5 बताए गए हैं। तत्पुरुष समास के 5 उपभेद होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो तत्पुरुष समास के हमने 6 भेद देखे, अब उसके बाद 5 उपभेद देखेंगे। तो यहाँ पर क्या बताया गया है 5 उपभेदों में कि तत्पुरुष समास के 5 उपभेद होते हैं, किंतु विद्यार्थियों के स्तर को ध्यान में रखते हुए यहाँ केवल 2 उपभेदों का वर्णन किया जाएगा। वे हैं कौन से, कर्मधारय समास, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ कर्मधारय के बारे में बताया गया है कि जिस समास के दोनों पद विशेषण, विशेष अथवा उपमेय, उपमान का संबंध होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है, वह कर्मधारय समास कहलाता है। तो कर्मधारय समास की परिभाषा याद कर लीजिएगा कि जिस समास के दोनों पद में विशेषण, विशेष अथवा उपमेय, उपमान का संबंध होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है, कर्मधारय समास कहलाता है। यहाँ पर वही चीज़ें उदाहरण के रूप में बताई गई हैं, एक तरफ विग्रह है, एक तरफ समस्त पद है, तो आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या बताया गया है, उपमेय, उपमान, ठीक है ना। तो उपमेय, उपमान को बताया गया है। उसके बाद उपमान और उपमेय
उसको बताया गया है। फिर यहाँ पर बताया गया है द्विगु समास, ठीक है ना। पहला था कर्मधारय समास, अब दूसरा कौन सा है, द्विगु समास। तो द्विगु समास में क्या बताया गया है, जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है तथा समस्त पद समाहार यानी समूह का बोध कराता है, वह द्विगु समास कहलाता है। यहाँ पर क्या बताया गया है, पहला पद कैसा होता है, संख्यावाची, ठीक है ना। और फिर उसके बाद क्या बताया गया है, पहला पद संख्यावाची होगा और समस्त पद में समाहार यानी जो समूह होगा वह द्विगु समास कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए सभी में पहले संख्या का वर्णन किया गया है। ये विग्रह में 3 3 9 4 4 सप्त में 7 होता है, ठीक है ना। तो जब आप देखें कि पहले सबसे पहले संख्यावाची है यानी द्विगु समास है, ठीक है, उसको ध्यान में रखिएगा। आगे यहाँ पर आता है बहुब्रीहि समास। समास का जो तीसरा भेद आया वो बहुब्रीहि समास आया। तो इसमें क्या बताया गया है, जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इस समास से बनने वाले शब्द विशेषण का कार्य करते हैं, यानी तीसरा पद प्रधान होगा, कोई पद उसमें जो लिखे हैं वो प्रधान नहीं होंगे, तीसरा पद प्रधान होगा। अर्थात हम जिस समास की रचना करेंगे उसका अर्थ कुछ और ही निकलेगा। जैसे समस्त पद ये हैं, विग्रह किया गया, अब इसका अर्थ क्या निकल रहा है वो इधर लिखा गया है, ठीक है ना। सबसे पहले समस्त पद लिखे गए हैं, फिर विग्रह लिखा गया है और उसके बाद उसका अर्थ क्या निकल रहा है, तीसरा पद जिसको बताया गया है वो क्या होगा क्या होता है उसको बताया गया है। अब आगे आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या बताया गया है, जिस समास पद के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास के दोनों पद योजक चिन्हों से जुड़े होते हैं। योजक चिन्ह यानी बीच में ये जो निशान लगा है ना, इससे जुड़े होते हैं, ठीक है। और को हटा दिया जाता है, योजक चिन्ह के साथ इनको जोड़ दिया जाता है। ये कौन से पद कहलाते हैं, द्वंद्व समास। ये जो शब्द है वो क्या बन जाते हैं, द्वंद्व समास। विग्रह करने पर और लगा दिया जाता है और समस्त पद में योजक चिन्ह लगाते हैं या फिर वो भी नहीं लगाते, ठीक है ना। इस तरीके से इनको बनाया जाता है। आगे वहीं पर यहाँ पर द्वंद्व समास की परिभाषा दी गई, उदाहरण कुछ दिए गए हैं, इनको आप ध्यान से देख लीजिएगा। आगे यहाँ पर दिया गया है कर्मधारय तथा बहुब्रीहि समास में अंतर। तो ये बहुत मामूली सी बात है, लेकिन अगर इसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे, आपको याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है। इसको आपको बनना चाहिए, याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या बताया, कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का संबंध होता है। जैसे नीलकंठ में नीला क्या है, विशेषण है, और कंठ क्या है, विशेष्य है। पीतांबर में पीत क्या है, विशेषण, और अंबर विशेष्य है। फिर महात्मा में महान क्या है, विशेषण, और आत्मा विशेष्य है। देखिए ये चीज़ है। अब वही चीज़ें वही सब अगर हम बहुब्रीहि समास में देखते हैं तो देखिए उसमें क्या निकलता है, बहुब्रीहि समास के दोनों पद मिलकर एक अन्य पद की ओर संकेत करते हैं, अर्थात तीसरे पद की विशेषता प्रकट करते हैं। जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था वही चीजें हैं कि मिलकर के ये किसी तीसरे पद के बारे में बताते हैं, ठीक है ना। जैसे नीलकंठ, वही चीज यहाँ पर भी, वही चीज यहाँ पर भी, पर अर्थ दोनों का अलग निकल रहा है, ठीक है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन, शिव, ठीक है ना। तीसरा अर्थ निकल रहा है इसका ना, तीसरे पद की विशेषता प्रकट करते हैं, यानी शिव के बारे में बताया जा रहा है। पीतांबर, पीत अंबर है जिसके, विष्णु यानी विष्णु पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, उनके बारे में बताया गया है। फिर महात्मा, महान है आत्मा जिसकी, ठीक है ना। महात्मा यानी महान है आत्मा जिसकी, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसे महान व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, वही चीजें हैं, वही उदाहरण इसमें भी है, वही उदाहरण इसमें भी है, सिर्फ परिभाषा बदल जाती है। परिभाषा बदलने से इनका अर्थ भी बदल जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, कहाँ पर कर्मधारय समास के बारे में पूछ रहा है और कहाँ पर बहुब्रीहि समास के बारे में पूछ रहा है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए।
तभी आप अपना समास विग्रह या समस्त पद लिख सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हमें समस्त पद लिखने के साथ साथ क्या आता है, यह किसके अंतर्गत आता है। मान लीजिए आपसे पूछ दिया गया कि कर्मधारय समास से है या बहुब्रीहि समास से है, तो वो चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अगली चीज़ है यहाँ पर वही आ रही है, द्विगु और बहुब्रीहि समास में अंतर। वही चीज़ें, बहुत छोटा सा अंतर है इसमें भी, वही चीज़ें इसमें भी बताई गई हैं जो हमने पहले कर्मधारय और बहुब्रीहि में पढ़ी। द्विगु समास सबसे पहले देख लेते हैं। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है चतुर्भुज, 4 भुजाएं, पहला पद संख्यावाची यानी पहले 4 लिखा गया है। दशानन, 10 आनन, पहला पद संख्यावाची यानी 10 है। तो वो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ये किसमें, द्विगु समास में। अब वही चीज़ें बहुब्रीहि समास में बताई जा रही है, तो क्या होगा, बहुब्रीहि समास में दोनों पद को मिलाकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, है ना। और भी जो हमने बहुब्रीहि के बारे में पहले पढ़ा वही चीज़ यहाँ पर भी है। यानी चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु, तीसरा अर्थ प्रकट कर रहा है ना, विष्णु के बारे में बता रहा है। फिर दशानन, 10 आनन है जिसके, तो कौन, रावण, यानी तीसरा अर्थ निकल रहा है। तो वही चीज़ बहुब्रीहि के बारे में बताया गया है। और द्विगु समास और कर्मधारय समास, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर वही चीज़ है आपको सीखने के लिए दिया गया है। जो चीज़ें आपने पाठ में पढ़ी है वही चीज़ें हैं आपको दी गई यहाँ पर। आगे यहाँ पर अभ्यास कार्य दिया गया है। अभ्यास कार्य में क्या है, सबकी परिभाषाएं लिखनी है और उदाहरण लिखना है, ठीक है ना, उदाहरण लिखना है, इसमें अंतर लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया है, निम्नलिखित समस्त पदों, निम्नलिखित विग्रहों के समस्त पद बनाकर समास का नाम लिखिए। वही चीज़ है, पहले आप इसका समस्त पद लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे कि समास के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। पहले उसको समस्त पद में लिखिए, फिर उसके बाद उस समास का नाम लिखिए। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए समस्त पदों को के विग्रह कीजिए। अब वही चीज़ है, यहाँ पर जैसे हमने समस्त विग्रह देखा है और समस्त पद में लिखना है, यहाँ पर समस्त पद लिखा है और यहाँ विग्रह करके लिखना है, ठीक है। तो उसका विग्रह पद लिखना है। आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, रंगीन पदों के समास बदलिए। यानी जो रंगीन पद दिख रहे हैं इसके समास को आपको बदलना है, ठीक है ना। समास को कैसे बदलेंगे, समास को बदलने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर दिया गया है, आनंद में मग्न होकर घोड़े की सवारी कर रहा था, तो क्या करेंगे, आनंद मग्न को क्या करेंगे समास में बदलने के लिए, आनंद में मग्न, तो आनंद मग्न होकर घुड़सवारी, घोड़े की सवारी, घुड़सवारी कर रहा था। राधा और कृष्ण की जोड़ी विख्यात है, तो यहाँ पर और को हटा देंगे, योजक चिन्ह लगा देंगे, राधा कृष्ण की जोड़ी विख्यात है। तो इस तरीके से आप इनको रंगीन पदों के समास पद जो है उनको बदल सकते हैं। तो इस तरीके से आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर पूरी होती है और आगे की जानकारी अगली वीडियो में